अगर आप ऑफलाइन चेक करना चाह रहे हैं तो इस बुक को ज़रूर ले लीजिएगा और हाईलाइट करके रखेंगे तो आपको आसानी रहेगी। जब भी रिवीजन करना हो एग्ज़ाम से पहले आप फटाफट केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही रिवाइज़ कर सकते हैं। और ऑनलाइन आपको NCERT की वेबसाइट से आपको ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से पिक्चर्स बन के आएगी। इसमें आपका रसीदा नाम की एक लड़की जिसकी स्टोरी बताई है, तो इसको आपको पूरी स्टोरी एक बार खुद से रीड कर लेनी है। पूरा एक बार स्टोरी जो है आपकी चैप्टर खुद से रिवाइज़ कर लेना। मैं यहाँ सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊँगी जिसे आपको हाईलाइट करके रखना है अपने बुक में। ठीक है, तो फर्स्ट पेज पे लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी के तट पे रहते थे, जिसे स्थानीय लोग रेखा नदी भी कहते हैं। ये पॉइंट रेखा नदी का स्थानीय लोग कहते हैं, ये मैंने आपको अलग से बताया, इसमें मेंशन नहीं है, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, कई लाख वर्ष पहले लोग कहाँ रहते थे, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। और नर्मदा नदी का जब नाम आएगा तो वहाँ पे आरंभिक लोगों में कुशल संग्राहक थे। ये कुशल संग्राहक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। कुशल संग्राहक नहीं इसलिए कहते थे, संग्राहक कलेक्शन करते थे वो फलों का, और जो शिकार करते उन्हें कलेक्ट करके रखते थे, फिर उन्हें यूज़ करते थे। वे जानवरों का शिकार करते थे जिसे वे आखेट कहते थे। वे जानवरों को आखेट या शिकार कर भी करते थे। ठीक है, फर्स्ट पेज में केवल मुझे यही पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट लगा। फिर आ जाते हैं सेकेंड पेज पे। सेकेंड पेज में आपका उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियाँ थी, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में सबसे शुरुआती दौर में कृषि आरंभ की है, जिसमें सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना आरंभ किया था। इसमें ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी बन सकता है कि मानव ने सर्वप्रथम कौन सी खेती प्रारंभ की, तो गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना आरंभ किया। और जानवर में सबसे पहले पालतू जानवर किसे बनाया, तो कुत्ते को बनाया। उसके बाद भेड़ बकरी और गाय बैल को बनाया। और अगर चावल की फसल, नीचे पॉइंट दे रखा है, सबसे पहले चावल जहाँ उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया है। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। सबसे पहले गेहूँ और जौ की फसलों को उपजाया गया सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। सबसे पहले पालतू जानवर आपका कुत्ता बना, उसके बाद भेड़ बकरी गाय बैल। तीसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया, विंध्य के उत्तर में उपजाया गया। ठीक है, फिर हम आप जाते हैं आपके तीसरे पेज पे। तीसरे पेज में आपकी सहायक नदी किसे कहते हैं, जो एक बड़ी नदी में जाके मिल जाती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इजी है, ये आप खुद से भी बता सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड पैराग्राफ में गंगा के दक्षिण में जो नदी के आसपास का जो एरिया है उसे प्राचीन मगध कहते थे और वर्तमान में इसे बिहार कहते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि गंगा के दक्षिण में नदी के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते थे या क्या कहते हैं, तो प्राचीन में से मगध कहते थे, वर्तमान में से बिहार कहते हैं। यहाँ के शासक जो भी थे बहुत शक्तिशाली थे, इन्होंने विशाल राज्य स्थापित किया था। उसके अलावा नीचे चले आएंगे, पूरा मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, बाकी आप अपने आप से एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको और भी कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है तो आप खुद से हाईलाइट करके रखें। ये चीज़ें अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगी। ठीक है, फिर हम आते हैं फोर्थ पेज पे। फोर्थ पेज पे काफ़ी सारे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे देश के नाम, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया किस शब्द से निकला है और इंडस शब्द का क्या अर्थ है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम की ओर से जो ईरानी और यूनानी आए थे, उन्होंने सिंधु नदी को हिंदोस अथवा इंदोस कहा, और सिंधु नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि था, जो भी लैंड थी, उसे इंडिया कहा। और भारत नाम का जो प्रयोग स्टार्ट हुआ, जो हमें मिला हुआ है, वो ऋग्वेद से मिलता है। इसे आप वेद जब पढ़ेंगे तो वहाँ से भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे एक पांडुलिपि की फ़ोटो नीचे दे रखी है, इसे आप चाहें तो एक बार देख लें। और ये पांडुलिपि 1000 वर्ष पहले की है, जिसे ताड़पत्रों या फिर भुज नाम की छाल से विशेष तरीके से बनाया जाता था।
आपको डिटेल इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आपको ये याद रखेंगे कि जो पांडुलिपि होती थी उसमें उसको इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं और मैन्यूस्क्रिप्ट जो है मेन्यू मीन्स कि लैटिन शब्द मेन्यू से लिया गया है, जिसका अर्थ हाथ से है कि मेन्यू मीन्स हाथ से लिखा हुआ। और पांडुलिपि कहाँ लिखी जाती थी? या तो ताड़पत्रों पे या तो भुज नाम की पेड़ की छाल पे लिखी जाती थी। इसके अलावा इसमें आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट एक ये मिल सकता है आपका कि पांडुलिपि हाथ से लिखी जाती थी या पत्थरों पे लिखी जाती थी। ठीक है, तो एक थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। तो पांडुलिपि हाथ से लिखी जाती थी, जिसको इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे, जो मेन्यू लैटिन के मेन्यू शब्द से बना है, जिसका अर्थ हाथ से है। और ताड़पत्रों या पेड़ की छाल से बने हुए भोजपत्रों पे लिखी जाती थी। यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया है 4 पेज। अब हम आ जाते हैं आपके 5th पेज पे। 5th पेज में आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा कि ये आपको पता होगा पांडुलिपि जो है, मैंने बताया जैसा कि पत्तों पे लिखी जा रही है, छालों पे लिखी जा रही है, तो लंबे समय तक रुकना बहुत मुश्किल है उसके लिए। ठीक है, और 5th पेज में केवल कुछ ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट पैराग्राफ में एक जगह लिखा है प्रायः, 3rd लाइन में प्रायः पांडुलिपि मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती थी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि प्रायः पांडुलिपि कहाँ पाई जाती थी? तो मंदिरों से या विहारों से ये प्राप्त हुई है। अब आ जाते हैं 2nd पैराग्राफ में आते हैं। तो अभिलेख तो पांडुलिपि हाथ से पत्थरों पे लिखी जाती थी और अभिलेख जो है पत्थरों पे लिखी जाती थी। ठीक है, ये पत्थर पे इसलिए लिखी जाती ताकि ख़राब ना हो, और लोग जो जनता थी तो राजा लिखवा देते थे, इन्हें प्रिंट करवा देते। जैसे आपने देखा होगा कई जगह घूमने की जगह पे जाते हैं तो लोग पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं वहाँ, उसी तरीके से राजा जो थे पत्थरों पे लिखवा देते थे जो भी संदेश होता था, या किसी राजा की बढ़ाई या विजय प्राप्त हुई या राजा हार गए, जो भी कुछ डिटेल होती है वो लिखवा देते थे, जनता उसे आके पढ़ लेती थी और सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। ठीक है, तो इसमें ये अभिलेख और पांडुलिपि में डिफरेंस को क्लियर रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसमें देखिए लिख रखा है पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर इसे लिखा जाता था ताकि लोग आराम से इसे पढ़ सकें और ये ख़राब नहीं होती थी। इसके अलावा लास्ट पैराग्राफ में आएंगे। अतीत में जो चीज़ें बनी हैं अतीत में, जैसे पत्थर, औजार, बर्तन, आभूषण, इनका जो अध्ययन करता था उसे पुरातत्वविद कहते थे। अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। ठीक है, अतीत में बनी वस्तुएं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। और अतीत में कौन सी चीज़ें बनी हैं, जैसे कि कोई इमारत हो गई, पत्थर और ईंटों से बनी इमारत, चित्र, मूर्तियाँ जो भी हमें मिलती हैं उसका जो भी अध्ययन करेगा उसे पुरातत्वविद कहेंगे। ये इम्पोर्टेंट। इसके अलावा साइड में एक पैराग्राफ दे रखा है, इसमें कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ये अशोक के बारे में, अशोक ने जो अभिलेख लिखाया है इसके बारे में। 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख आपको दिख रहा है। ये वर्तमान में अफ़गानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो वर्तमान में अभिलेख प्राप्त हुआ है वो किसके द्वारा लिखवाया गया था? तो इसमें इसे अशोक ने लिखवाया था। अशोक शासक के आदेश पर लिखवाया गया था। और लिपियाँ जो थी इसमें 1-2 पॉइंट और इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, आ सकता है। लिपियाँ अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती थी। इसमें अक्षर होते थे कुछ आपके संकेत होते थे। और ये जो पर्टिकुलर आपकी लिपि है, अभिलेख है, इसमें यूनानी अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियाँ और भाषा हैं। क्योंकि पूछ सकता है कि जो अशोक के द्वारा लिखवाई गई अभिलेख है जो कंधार से प्राप्त हुई है उसमें कौन सी लिपियाँ और भाषा प्रयुक्त हुई हैं? तो प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नाम 2 भिन्न प्रकार की लिपि और भाषा हैं इसमें। ठीक है, 5th पॉइंट ख़त्म हो जाता है। अब हम आते हैं 6 पेज पे। 6 पेज में देख पा रहे हैं ये एक पात्र है, इसे आप देखना चाहें देख लें। ये पुराना
पात्र है, चांदी का सिक्का है, सारी पुरानी चीज़ें हैं जो मिली हुई हैं। ठीक है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ जो आपको अपनी बुक में हाईलाइट करना है। 6 पेज पे आते हैं। तो अब इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करें। अतीत सबसे लास्ट पेज में दे रखा है। अतीत शब्द का प्रयोग यहाँ बहुवचन के रूप में किया जाएगा। ठीक है, बहुवचन के रूप में किया गया है। और जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं। अब आ जाते हैं हम 7 पेज पे। 7 पेज में सिर्फ नीचे आते हैं तिथियों का मतलब। इसमें दे रखा है कि वर्ष की गणना किस आधार पर करी जाती है। तो वर्ष की जो गणना है ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ये आप आगे और भी इसी डिटेल में पढ़ेंगे लास्ट पेज पे। ठीक है, ये आ जाते हैं हम 8 पेज पे। अभी इसमें यहाँ पे देखिए दे रखा है, यहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएंगे। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइसिस है, ईसा पूर्व। ठीक है, अगर इसमें आपको कन्फ्यूज़न लगेगा तिथियों में तो आप बताएंगे, मैं अलग से आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी, शॉर्ट वीडियो, जिसे आप बहुत ईजीली से समझ पाएंगे। ठीक है, प्लीज़ कमेंट करिएगा, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और पहले देखिए AD या CE, जिसे हिंदी में हम ईस्वी लिखते हैं, इसे एनोडोमी, यह एनोडोमी नामक लैटिन शब्द से बना, जिसका अर्थ ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। भारत में तिथियों का जो आरंभ हुआ है लगभग 200 वर्ष से पूर्व हुआ है। AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। और इसमें ये भी पूछ सकता है CE का मतलब क्या है, तो कॉमन एरा, BCE का मतलब बिफोर कॉमन एरा है। अब आ जाते हैं लास्ट में, इसमें एक ये लाइन है, अज्ञात लिपि को जानने की प्रसिद्ध कहानी उत्तर अफ्रीकी देश मिस्र से मिली हुई है। इसमें एक कहानी दे रखी है, इसे आप एक बार रीड कर लीजिएगा लास्ट पेज पे। 9 पेज पे आपको मिल जाएगी। इसमें रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है, उसमें एक पत्थर मिला हुआ है जिसमें लेख मिले हुए हैं भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों में। यूनानी और मिस्र की लिपि के 2 प्रकार हैं इसमें, तो आप पढ़ लीजिएगा इसमें। और जो ये लिपि मिली है इसमें जो लिखा गया है, राजाओं और रानी के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, इसे कारतूस कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दे रखी हैं, वैसे तो इसमें सारी ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन फिलहाल इसमें आप गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, और आज का युग जो है वो लगभग 2000 वर्ष पूर्व माना जाता है। और कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के बारे में आपको आगे चैप्टर में फिर से मिल जाएगा, तो आप चाहें तो इसमें याद करें या फिर नेक्स्ट चैप्टर में याद कर लें। अब यहाँ मिलान करने पे आते हैं। नर्मदा घाटी, मैंने आपको बताया था, जैसे ही नर्मदा घाटी का नाम आएगा तो याद रखिएगा आखेट तथा संग्रहण। ठीक है, नर्मदा नदी के साथ ही आखेट तथा संग्रहण का नाम आएगा। जो कलेक्शन करते थे, शिकार करते थे, आखेट मीन्स शिकार करते थे, और संग्रहण में मीन्स वो फल सभी चीज़ों का संग्रहण करते थे, फिर से ही बाद में यूज़ करते थे। ठीक है, मगध हमारा पहला बड़ा राज्य है, जिसे आप वर्तमान में बिहार कहते हैं। और गारो पहाड़ियाँ, आरंभिक कृषि यहाँ से स्टार्ट हुई। गारो पहाड़ियों में आरंभिक कृषि हुई थी, और विंध्य पहाड़ियों में सर्वप्रथम चावल उपजाया गया। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ प्रथम नगर। ठीक है, फर्स्ट सिविलाइजेशन जो आपको मिलता है सिंधु घाटी पहाड़ियों में मिलता है, इसे आप आगे चल के देखने को मिलेगा। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर हैं। ठीक है, यहाँ भी देख पा रहे गंगा घाटी के नगर, मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।